एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर के जो 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं सारे मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स जो होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो। इसीलिए आपको ये पीवाईक्यू ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। जितने भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको पता है बीएड सेकेंड ईयर में आपके 6 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कॉमन होते हैं और एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल में चूज करना होता है। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा लास्ट तक और इन क्वेश्चंस को भी जरूर से जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस के आधार पर मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चंस भी कर लिए ना, इजीली आप एक बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, जो भी लास्ट टाइम में करते हैं। क्योंकि बीएड में ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, लास्ट टाइम पेपर के जब लास्ट टाइम होता है तभी अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, वो करते हैं। और सीसीएसयू के जो पेपर होने की संभावना है वो अप्रैल के लास्ट में है, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब आप देख लीजिए, मार्च चल रहा है, मार्च का भी 1 वीक आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास 1 से 1.5 महीना शेष है। बीएड के जो प्रैक्टिकल है सीसीएसयू के, वो जो है आपके फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो एग्जाम से पहले होते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं पेपर्स को किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो आप आगे की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इसका जो कोड है वो है 301। देखिए, क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। एक बार और बता देती हूँ, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 6 देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं शॉर्ट की, तो वो होते हैं आपके पास 8, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। अगर मैं बात करूं वेरी शॉर्ट की, अति लघु की, तो ये होते हैं आपके 10, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका पेपर का पैटर्न होता है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन ए जिसमें आपको विस्तृत क्वेश्चन करने हैं, यानी कि दीर्घ जो होते हैं आपके, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है। इस खंड में 3 प्रश्न आंतरिक चयन विकल्प के साथ दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 8 अंकों का है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको 8 अंक का देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता, महत्व और विस्तार। और अगर आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपको जरूर से जरूर करना है। आवश्यकता हो गया, महत्व हो गया, अर्थ हो गया, विशेषताएं हो गया, और इसको आपको फ्लो चार्ट में बनाना है, जिससे आप एक फ्लो चार्ट जो होते हैं वो हमारे मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं बीएड में। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रतिभावान और मंदबुद्धि बालकों में अंतर कीजिए, उनकी समस्याओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं, मतलब एक करना है आपको। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगी अनुशिक्षण, सहयोगी अधिगम का विस्तार से वर्णन कीजिए। समावेशी विद्यालय के लिए आवश्यक विभिन्न आधारभूत सुविधाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, बीच में और लिखा है, तो इसमें से आप एक क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में पूछा है समावेशी शिक्षक के गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पूछा है। कल के वीडियो में मैंने आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन ये बताए हैं। अगर आपने कर लिए तो इजीली आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। देख लीजिए, आप सारे लॉन्ग क्वेश्चन मेरे जो बताए हुए क्वेश्चन है सब उन्हीं से मिल गए। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं खंड बी, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए, इसमें 8 दिए होंगे, 4 आपको करने होंगे, 2 जो होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आरटी 2009 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिसने भी सीटेट दिया है ना, इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। सीटेट दिया है, रीट दिया है, यूपी टेट दिया है, जिसने भी जोन सा भी एग्जाम दिया है ना, ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही रखा होगा, इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, ये भी आपको काफी बार देखने को मिल जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किस प्रकार समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। ई लर्निंग, कल मैंने शॉर्ट में बताया था, आ गया। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में श्रव्यदर्शी सामग्री, कल मैंने शॉर्ट में बताया था, आ गया। 2 क्वेश्चन मिल गए आपको यहाँ से। समावेशी शिक्षण के प्रशिक्षण में विभिन्न कार्यक्रमों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है आपका एक आदर्श समावेशी विद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी मैंने कल की वीडियो में बताया था। 3 क्वेश्चंस तो देखिए आपको इजीली मिल गया और 4 आपको करने हैं। एक आपको और देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं।
इसके अलावा विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? निदानात्मक के बाद जो किया जाता है, यानी बच्चे का उपचार करना। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल बताया था, तो यानी 4 क्वेश्चन आपको इजीली उसमें से देखने को मिल गए। इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं। 4 क्वेश्चन इजीली मिल गए, बाकी आपके ऊपर है, आप क्या पता और ज्यादा कर ले, लेकिन 4 ही करने हैं आपको, ज्यादा नहीं करने हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये भी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया, एनजीओ क्या होता है, इससे रिलेटेड चीज आपको बतानी है। तो 8 क्वेश्चन हो गए, आपको 4 करने हैं और 5 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल भी गए। क्लियर हो गया? वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। 1 मार्क्स का होता है ये। 10 होते हैं जिसमें से आपको 8 करने होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 10 होते हैं, 8 करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन है IEDC का पूरा नाम लिखिए। ऐसे आ जाता है, देखिए अभी ये 1 लाइन का क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है। तो मैंने कल आपको बताया भी था, जो लास्ट वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 1 या 2 लाइन में हो जाएंगे, जिसका केवल एक ही आंसर होगा, छोटा सा विकल्प टाइप में, या 1 से 2 लाइन में आप उसे लिख सकते हैं। एक पेज पर आपको 3 क्वेश्चन को कवर कर देना है। सेकेंड है असमर्थी व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति किस सन में आई? IQ का सूत्र पूछ लिया, इजी है। बंधुता तंत्र के 2 गुणों को लिखिए। अगर मैं आपको वेरी शॉर्ट जब कराऊंगी ना सारे के सारे, तो आपको ये उसमें मिल जाएंगे इजीली। इसके अलावा देखिए सत्य असत्य, सत्य असत्य में आप क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे, असत्य। एक वर्ड का क्वेश्चन भी है ये, इस टाइप से भी आ जाते हैं। निर्देशन एवं परामर्श में कोई अंतर नहीं है, सत्य या असत्य बताना है। राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्थान देहरादून में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। इसके अलावा आपसे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एक एक वर्ड के आएंगे। ब्रेल लिपि बालकों के लिए प्रयुक्त की जाती है। कौन से बालकों के लिए प्रयुक्त की जाती है? दृष्टिबाधित बालकों के लिए। इसी शिक्षक के प्रवर्तक कौन है? तो इसका इटार्ड हो जाएगा। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर देखोगे ना उठा के पता चल जाएगा। इसके अलावा बहुविकल्पीय गाइडेंसेस यानी निर्देशन को क्या बताया इन्होंने? ऑप्शन दे दिए हैं क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपके जो होते हैं, 10th क्वेश्चन जो होता है आपका, दल शिक्षण का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ था। 10 क्वेश्चन आपको हो गए, इसमें से आपको 8 करने। अब देखिए एक एक वर्ड का क्वेश्चन है, एक पेज में भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो वेरी शॉर्ट के लिए तो आपको ज्यादा स्पेस नहीं रखना है, बल्कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को ज्यादा लंबा करना है। क्लियर हो गया? देखिए ये था आपका फर्स्ट पेपर, 301 इसका कोड था। सेकेंड पेपर देख लेते हैं। सेकेंड पेपर है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटीज का कोड है 302। इसमें भी सेम पैटर्न है, पैटर्न में बार बार रिपीट नहीं करूंगी, बस वही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जेंडर भेदभाव के मुख्य कारणों का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। नारीवाद क्या है? कल के लॉन्ग क्वेश्चन में बताए हैं दोनों क्वेश्चन, इनमें से एक करना है। लेकिन औपचारिक गैर औपचारिक कल की वीडियो में बताया था मैंने। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आ गया क्वेश्चन देखने के लिए। इसमें से जेंडर पक्षपात से बचने के लिए परिवर्तन एजेंट के रूप में शिक्षक के आवश्यक गुणों की व्याख्या कीजिए। तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है जेंडर तथा शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। हिंसा रोकने में मीडिया की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्स और जेंडर में अंतर, अवधारणाओं में भेद करना या अंतर बताना है, तो ये कल की वीडियो में बताया हुआ है। जेंडर तथा छिपा हुआ पाठ्यक्रम कल की वीडियो में बताया हुआ है। स्तरीकरण, स्टीरियोटाइप मैंने कल बताया था। प्रजनन संबंधी अधिकार बताने हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को बताना है। यौन उत्पीड़न जो होता है वो कल की वीडियो में मैंने ये सब क्वेश्चन सारे बताए हुए हैं। हिंसा को बढ़ावा देने वाले अभिकरणों का उल्लेख कीजिए। समाज सुधार आंदोलन तथा महिलाओं का वर्णन कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के समय लड़कियों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कल की वीडियो देखेंगे ना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और इसमें से 4 करते हैं। 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि मैंने कल की वीडियो में बताए हैं। अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है? घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण बताना है। कम महिला साक्षरता का एक मुख्य कारण। स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों के मुख्य कारण लिखिए। महिला से संबंधित 2 कानून बताने हैं। सत्य सत्य पूछ लिए। पुरुष महिला से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये बात सही है या गलत है? जेंडर और सेक्स आर एनोनियम्स, जेंडर और लिंग समानार्थी शब्द हैं। बहुविकल्पीय पूछ लिया। पुरुषत्व एंड स्त्रीत्व सामान्यतः जुड़े होते हैं, किससे जुड़े? वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? वर्तमान में पूछ लिया। तो जो भी आपके वर्तमान में होंगे ना, यानी इस टाइम पे होंगे, तो वो आपको पढ़ के जाने हैं। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एक जेंडर के प्रति वरीयता का पूर्वाग्रह को कहा जाता है। तो ये यानी 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से आपको 8 करने हैं। तो ये था आपका 302 कोड, यानी
इसके बाद देख लेते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर जो है 303 इसका कोड है। नाम है इसका नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान, भाषा और पाठ्यक्रम। इन तीनों से लॉन्ग क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। पहला क्वेश्चन आया ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? ज्ञान मीमांसा के महत्व तथा क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है ज्ञान क्या है? ज्ञान की वैधता को त्रिपक्षीय सिद्धांत क्या है? इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन पठन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? प्रभावी पठन की आव्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। और के उसमें दे रखा है लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं? लेखन की आवश्यकता और महत्व बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। हिल्डा ताबा पूछ लिया, इसका पूरा प्रतिमान बनाना है, एक डायग्राम बनेगा, इसका बहुत सुंदर क्वेश्चन हो सकता है अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो। एक क्वेश्चन इसमें से करना है दोनों में से। अब देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है? सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? वर्णन करना है। पठन के स्कीमा सिद्धांत को समझाइए। लेखन कौशल विकास की आवश्यकता क्या है? पाठ्यक्रम के विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अंतर, यानी करिकुलम एंड सिलेबस में अंतर बताना है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण दोष बताइए। सारांश लेखन के लाभ, इस पर टिप्पणी करनी है आपको छोटी सी। इसके बाद वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। पहला है ज्ञान मीमांसा के आवश्यक तत्वों के नाम। शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सूचना प्राप्ति के दो स्रोत बताने हैं। भाषा का महत्व बताना है। भाषा कितने प्रकार की होती है ये बताना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मौन पठन का कोई एक उद्देश्य लिखना है। एनसीएफ का पूरा नाम लिखना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्यक्रम की एक परिभाषा बतानी है। अंतर विषय सहसंबंध के दो प्रकार बताने हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का कोई एक गुण बताना है। तो ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका वर्क एजुकेशन गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसका जो कोड है वो 304 है। ये चार पेपर तो सबके कॉमन ही होते हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है? यह समुदाय व विद्यालयों को किस प्रकार जोड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है इसी का गांधी जी तथा टैगोर के नई तालीम के प्रतिमान की तुलना कीजिए। दोनों में से एक करना है। अनुभवजन्य अधिगम के क्या उद्देश्य? अनुभवजन्य अधिगम प्रदान करने में शिक्षकों व शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य शिक्षा के सामाजिक आर्थिक शिक्षण शास्त्रीय मूल्यों की व्याख्या कीजिए। कार्य में श्रम का क्या महत्व है? तो दोनों में से एक करना है। थर्ड देख लेते हैं। स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों की सामुदायिक सहभागिता में क्या भूमिका है? सामुदायिक सहभागिता द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? नई तालीम और क्षेत्र सहभागिता में किन्हीं दो मुख्य अभ्यासों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना है। शॉर्ट देख लेते हैं। पहला है आपका नई तालीम में वाइगोस्की के सामाजिक निर्माण प्रतिमान का उल्लेख करना है। शिक्षा के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए गए किन्हीं दो कार्यक्रमों की व्याख्या करनी है। साक्षरता व शिक्षा में अंतर बताना है। प्रसन्नता के साथ कार्य का क्या महत्व है? कार्य व श्रम जीविकोपार्जन हेतु किस प्रकार महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गांधी जी के शैक्षिक दर्शन पर प्रकाश डालिए। एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी देके 2009 भी आ गया और 2005 भी आ गया, तो दोनों करने हैं। विद्यालय से बाहर ज्ञान को जीवन से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन खत्म होते हैं। वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका एनसीएफटीई का पूर्ण रूप बताना है। ई कचरे प्रबंधन क्या है? शिक्षा के 3H का प्रत्यय किसने दिया था? बुनियादी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन है ये आपके प्रैक्टिकल के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? नेक्स्ट है आपका आरटीआई 2009 भारत में कब लागू हुआ? ये थोड़ा सा रॉन्ग वे में लिखा, लेकिन आरटीआई है ये। भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? सामुदायिक सहभागिता क्या है? कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है? डिफाइन वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई? क्लियर हो गया? ये आपके वेरी शॉर्ट है जो आपको एक मार्क्स का है ये। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग 401। ये इसमें जो होता है मैथ का पोर्शन देखने को मिल जाता है, तो ये सभी को अटेम्प्ट करना होता है, चाहे वो आर्ट वाले हो चाहे ना हो। साइंस वाले तो कर ही लेंगे, आर्ट वालों को भी थोड़ी प्रैक्टिस इसके अंदर करनी होगी, क्योंकि जो मैथ का क्वेश्चन आता है अगर वो आपका सही हो गया तो आपके फुल मार्क्स आने की पूरी संभावना है। थ्योरी में आपको 1-2 नंबर कम मिल जाता है, लेकिन मैथ वाले क्वेश्चन में आपको पूरा ही नंबर मिलता है। इसीलिए आप मैथ के पोर्शन को भी अच्छे से करके जाएं। देख लेते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ भी माना जाता है क्योंकि आर्ट वाले बच्चे थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। मापन, आकलन एवं मूल्यांकन के प्रत्यय को समझाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अधिगम हेतु आकलन एवं अधिगम का आकलन में विभेद का वर्णन। दोनों में से एक करना है।
परीक्षण की विश्वसनीयता और परिभाषित कीजिए। एक परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक को ज्ञात करने की विधियां समझाइए। नेक्स्ट है इसका परीक्षण की वैधता को परिभाषित कीजिए। परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधियां समझाइए। दोनों में से एक करना है। अब देखिए थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आ गया, मध्यमान ज्ञात करना है लघु विधि द्वारा। ये चीज भी देखनी है, लघु विधि है या दीर्घ विधि। दीर्घ विधि छोटी विधि होती है, लघु विधि जो होती है वो बड़ी विधि होती है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको एक वीडियो में कवर करवा दूंगी जिससे आपको इजी लगे। अब देखिए क्वेश्चन तो मैं पढ़ूंगी नहीं, आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिए गए आंकड़े हेतु चतुर्थांश विचलन Q की गणना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये पूछा है चतुर्थांश विचलन Q की गणना, और क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो ये आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। दोनों मैथ के क्वेश्चन पूछ रहे थर्ड क्वेश्चन में, और आप चॉइस में थ्योरी वाला भी चुन नहीं सकते, आपको मैथ का क्वेश्चन करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है आपको, ये नहीं सोचना है कि मैं चॉइस में छोड़ दूंगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आप क्या चॉइस करेंगे, इसमें भी मैथ पूछ ली, इसमें भी मैथ पूछ ली, चॉइस तो कुछ रही नहीं, आपको करना ही पड़ेगा एक ना एक। इसके अलावा है शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज निर्माणात्मक एवं संकल्पनात्मक मूल्यांकन की तुलना, यानी फॉर्मेटिव एवं समेटिव बताना है। रुचि आधारित आकलन प्रणाली चॉइस बेस्ड सीबीएसई को समझाना है। मूल्यांकन के परिमाणात्मक उपकरणों को समझाना है। निष्पत्ति परीक्षण हेतु खग दृष्टि आव्यूह ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आंकड़ों का अर्थ एवं प्रकार बताना है। नेक्स्ट है सहसंबंध गुणांकों को परिभाषित करना है, इसके 4 गुणों का उल्लेख करना है। मानक को परिभाषित कीजिए, मानक के प्रकार नाम लिखिए। तो ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपका एक परीक्षण की विश्वसनीयता एवं वैधता के मध्य को समझाइए। वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इज टी टेस्ट इज यू, दो समूह के मध्यमानों के सार्थक अंतर की जांच हेतु टी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। सत्य सत्य बताना है। मापन का सर्वाधिक शुद्ध स्तर जो है अनुपात स्तर है, सत्य सत्य बताना है। नेक्स्ट है परीक्षण पुनर्परीक्षण का प्रयोग एक परीक्षण का वैधता गुणांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सत्य सत्य बताना है। 75वां प्रतिशतांक ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है ये बताना है। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक बताना है, सत्य या असत्य। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, माध्यिका की गणना कीजिए, दिए गए उत्तर में से छांटिए। माध्यिका बतानी है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसकी माध्यिका हम ज्ञात कर सकते हैं, सबको जोड़कर डिवाइड कर सकते हैं जितने भी ये अंक हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ग्रेड मानक का प्रयोग निष्पत्ति परीक्षण में होता है। सत्य सत्य बताना है। स्थिति अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने का सूत्र के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है। ऑप्शन भी आ जाते हैं, सत्य सत्य भी आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, तीनों में से कुछ भी आ जाता है। एक परीक्षण पद की विभेदकारी क्षमता को उसे शुद्ध रूप से हल करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के आधार पर परिभाषित करना है। सत्य सत्य बताना है। मूल्यांकन मापन का एक भाग होता है। सत्य असत्य बताना है। क्लियर हो गया। ये आपके क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। वेरी शॉर्ट थे ये। तो ये आपका पेपर खत्म हो गया है। देखिए यहाँ जो 5 पेपर मैंने आपको करवा दिए ये ऑल बच्चों के लिए कंपलसरी है, लेकिन जो अभी ये लास्ट पेपर करवाने वाली हूँ ये उन बच्चों के लिए जो एनवायरमेंट एजुकेशन को चूज करते हैं। बाकी इसके अंदर कंप्यूटर देखने को मिल जाता है और भी सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। एनवायरमेंट का फिलहाल मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। एनवायरमेंट लेने से ये फायदा हो जाता है क्योंकि आप इस पे चीजें बना के भी लिख सकते हो, जो हमारे आसपास के वातावरण में घटित होता है, चीजें होती हैं, तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीजें आप बना के भी लिख सकते हो। तो इसलिए चूज करना हो तो ये वाला अच्छा, मेरे हिसाब से ये वाला अच्छा माना जाता है सब्जेक्ट, तो आप चूज कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। इसका कोड है 503। फर्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का क्या अर्थ है। पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा के प्रवाह की विवेचना करनी है। वनों की कटाई से आप बना के भी लिख सकते हैं कि अगर हम वन काटते हैं तो ये नुकसान होता है, हमें अच्छी हवा नहीं मिलती, ये मतलब इस टाइप की चीजें आप बना के भी लिख सकते हो। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये सब्जेक्ट सबसे बेटर है जो अगर पढ़ना ज्यादा नहीं चाहता है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आ गया, जैव विविधता को परिभाषित करना है। नेक्स्ट है वैश्विक ताप वृद्धि के कारण प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग आ गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एनवायरमेंट पॉल्यूशन आ गया, लोकल ग्लोबल के बारे में बताना है, यानी स्थानीय वैश्विक पर्यावरण के अंतर को स्पष्ट करना है, नाभिक के प्रदूषण के कारण और प्रभाव बताने हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों की परिगणना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के लिए नियम और कानून का वर्णन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि लघु देख लेते हैं। फर्स्ट है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्यावरण नैतिकता के मूल सिद्धांत बताने हैं। जैव विविधता के खतरे बताने हैं। भूजल पुनर्भरण के तरीकों को बताइए। नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट है सुपोषण को परिभाषित करना, उसके लाभ बताने हैं। पिलर मेल्टिंग यानी ध्रुवीय गलन के हानिकारक प्रभाव को वर्णन करना है।
पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका क्या है? क्लियर हो गया। तो इनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसकी ना थीम भी जरूर करके जाइएगा। जो भी इस ईयर की थीम होगी वो भी करनी है। और आपको पर्यावरण दिवस पता ही है, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण नैतिकता को परिभाषित करना है। पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार कौन से हैं? 2 कीटनाशकों के नाम बताने हैं। नेक्स्ट है, मानव जीवन पर खनन का मुख्य प्रभाव क्या है? जल भराव के 2 प्रभाव बताने हैं। 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताने हैं। अम्लीय वर्षा बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट है वाला। अवैध शिकार का अर्थ बताना है। आनुवांशिक विविधता का महत्व बताना है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपके ऑल सब्जेक्ट्स के सारे पेपर्स को कवर कर दिया है प्रीवियस ईयर्स। अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि रिपीट हो जाएं क्वेश्चन, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को तो छोड़िएगा ही मत। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो वो भी आप जरूर करके जाइएगा, उनसे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग भी कर लेते हैं ना, तो लॉन्ग से भी काफी हद तक शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग क्वेश्चन तो छोड़े ही ना, जैसे कि ये न्यूमेरिकल वाला है, ये आप ना छोड़े। बाकी देखिए 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको एक करना होता है। अगर आप वो भी कर लेते हैं ना, तो आपकी काफी हद तक हेल्प हो जाती है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे 2024 के। एमएसयू एनसीसीएसयू दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इतने क्वेश्चन भी कर लिए ना, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स जरूर से जरूर करने चाहिए, क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। बीएड में तो 101% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी पूरा पेपर सेम का सेम आ गया, तो ये भी हो जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर तो छोड़िएगा मत। 2023 एंड 2024 के जरूर से जरूर करके जाइएगा। 2023 के भी मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगी। ये 2024 के हैं, तो ये आप जरूर देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को प्लीज से जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।